students, I am B.S. Pandey, your physics lecturer. Today in series of standard 12 video lecture, we are in lecture number 87. Student, आज हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हम लोग जितना भी केसेस था प्लेन मिरर का उसको हम लोग स्टडी कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे. ठीक है, आज हम लोग स्फेरिकल मिरर पे डिस्कशन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. हम लोग लेक्चर नंबर 87. स्टूडेंट, हम लोग रे ऑप्टिक्स में पहुंच चुके हैं, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है. ठीक है जी. अब देखो, आज हम लोग स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कर रहे हैं और इसके सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे. तो हम यहां पे लिख लेते हैं स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर. पहले तो हम ये देख लेते हैं स्टूडेंट कि ये स्फेरिकल मिरर हम लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, और हम आपको बार बार बोले हैं कि हम जो भी यहाँ पे आपको पढ़ा रहे होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ये यूट्यूब के थ्रू, ये यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने के लिए, बाकी चीजें आप समझते हैं. ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लास ले लिया. ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल ग्लास हम लोग ले लिए, जिसका सेंटर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. इसको हम सी लिख देते हैं. इसका रेडियस जो है वो आर है. ठीक है, इसका रेडियस जो है वो आर है. अब देखो स्टूडेंट, यहां से हम लोग अगर कट करके एक छोटा सा हिस्सा निकाल लें, ये मान लो हमने ये छोटा सा हिस्सा कट करके निकाल लिया. ठीक है, ये हमने जो छोटा हिस्सा कट करके निकाला, इसको ऐसे देखते हैं, क्योंकि ये स्फेरिकल, ये ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास है, तो यहां से जो कट करके निकाले वो कुछ इस तरह का दिखेगा, कुछ इस तरह का. ठीक है, अब हम इसके बाहर वाले सरफेस को पेंट कर दिए, पॉलिश कर दिए. ठीक है, और ये जिस पॉइंट, जिस स्फेयर से निकाला गया है, इसका ये सेंटर सी था और इसका रेडियस क्या था, आर था. अब अगर आपको डायरेक्ट इस तरह का कोई सेक्शन दे के पूछा जाए तो आपको साफ साफ आप बोलिए कि ये स्फेयर तो नहीं है, लेकिन इसका जो नेचर है वो कर्व है. ठीक है जी. तब इसके रेडियस को हम लोग इस तरह से जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से. किसी भी कर्व नेचर का जो रेडियस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं. लेकिन अब वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा जो हम निकाल रहे हैं वो कर्व नेचर हमेशा एक स्फेयर हो, ये जरूरी नहीं है ना. फिलहाल हम लोग इसको एक स्फेयर से कट करके निकाले हैं. यहां पे हमारे पास जो मिरर कट करके निकले हैं, ये सी इसका सेंटर है. इसको हम लोग कह सकते हैं, अगर इसको हम बड़ा करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको मिलेगा. तो इस सी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे हम नोटेशंस लिख लेते हैं. अच्छा, ये चीज आप स्टैंडर्ड 10th में पढ़े होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC आप फुल में लिख लेंगे बेटा. सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, इसको हम लिख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर. अच्छा, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स हर एक तरह के मिरर में होगा. फिलहाल ये जब हम लोग एक मिरर कट करके यहां से ग्लास कट करके निकाले और बाहर वाले सरफेस को हम लोग पॉलिश कर दिए. ठीक है, यानी कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर वाला बन गया और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो इस तरह के मिरर को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर का नाम देते हैं. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. अच्छा, ये वाला एज जो है, ये एज, ठीक है, ये सर्कमफेरेंस पे ये जो पॉइंट है, जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम लोग बनाए, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जो टच करता है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं. पी जो हो गया पोल ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर है ना जी. ये पोल ऑफ मिरर है. इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला लाइन जो होता है, इसको हम लोग प्रिंसिपल लाइन या प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं. इसको हम नाम दे देंगे ना, प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस. अच्छा, आप देखो तो ये रेडियस ऑफ, ये जो इस हम स्फेयर से, स्फेरिकल ग्लास से कट करके निकाले हैं ये मिरर, ये मिरर का साइज हम इतना बड़ा सिलेक्ट किए हैं. ये देखो, इसको जनरली 2A दिखाते हैं. ये साइज हमने इतना बड़ा, हम इतना बड़ा भी तो कट करके निकाल सकते थे ना. इतना बड़ा, थोड़ा सा हाइट हम बड़ा ले लेते हैं.
है कि नहीं। तो ये हम लोग हाइट थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं, यानी कि 2a जो है इस r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, या r जो है इस 2a पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हम इसी रेडियस में छोटे बड़े 2a का वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा, ये जो 2a हम लिखे ना, इसको हम लोग बोलते हैं 2a, इसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर। 2a ये जो है अपर्चर है। आगे हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स में डिस्कस करेंगे इस अपर्चर के बारे में, लेकिन इसको हम लोग अभी यहाँ पे क्या नाम दिए, अपर्चर बोले हैं। ठीक है, अपर्चर बेसिकली वो एंट्रेंस है, वो गेट है, वो विंडो है जहां से मैक्सिमम लाइट इंटर कर सकता है, या वो मैक्सिमम एरिया जहां से लाइट इंटर कर सकता है। बेसिकली अपर्चर का मतलब गेट समझना, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, ये गेट है जहां से लाइट इंटर करता है, गेट या विंडो, इसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। यानी कि लेंथ ऑफ द मिरर, अपर्चर जो हो गया ये है लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है, ये है लेंथ ऑफ मिरर। अच्छा चलो, ये सारी बेसिक चीजें हो गई। अब इस पे इधर से आ जाओ। अगर हम लोग इसी स्फेरिकल ग्लास से यहां से कट करके निकाल दें, इस पॉइंट से कट करके अगर हम लोग निकाल दें, है, तो हमारे पास मिरर जो होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। और अंदर वाले सरफेस को, ठीक है जी, अंदर वाले सरफेस को अब हम इस बार पॉलिश कर दिए। ये अंदर वाला सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हो जाएगा, ये बल्ज आउटवर्ड। यहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या था, बल्ज इनवर्ड। तो इस तरह के मिरर को हम लोग कहते हैं। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसको हम लोग नाम देंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउटवर्ड होगा, उसको हम लोग नाम देंगे कॉन्वेक्स मिरर, और ये कॉनकेव मिरर। अच्छा, बाकी सारी चीजें तो बराबर है ना। यहां पे अंतर क्या है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पॉलिश सरफेस है उसके साइड में होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, आपसे अगर सिंपल सा कोई क्वेश्चन पूछ दे, है ना, ध्यान समझेंगे, अगर आपसे सिंपल सा कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा या घटेगा अगर मिरर का अपर्चर बढ़ाए घटाए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो अपर्चर पे डिपेंड नहीं करेगा। हो सकता है कि दो डिफरेंट अपर्चर वाले मिरर का, हो सकता है कि दो डिफरेंट अपर्चर वाले मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, सेम हो। भाई देख लो ना आप, यहां पे हमने ये वाला मिरर कट आउट किया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है, इसी स्फीयर से हम बड़ा भी कट कर सकते थे और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता, सेम होता। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो अपर्चर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अपर्चर से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में नहीं बता सकते हैं। खैर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अपर्चर हो गया, आपका प्रिंसिपल एक्सिस ये वो है ना, जो छोटी छोटी चीजें हैं स्टैंडर्ड 10th में भी हम लोग हल्का हल्का पढ़े हुए हैं। ये हो गया हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलो अब कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं इस स्फेरिकल मिरर से। ठीक है जी, क्या आप जानते हैं स्टूडेंट कि पैरेक्सियल रेज किसको हम लोग कहते हैं? अच्छा, स्टैंडर्ड 10th में ये भी टीचर्स बता दिए होते हैं ना पैरेक्सियल रेज क्या होता है। तो पैरेक्सियल रेज बेटा क्या होता है, इसको ध्यान समझो। इनफैक्ट पैरेक्सियल रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितना भी फॉर्मूला आप डराइव करते हैं, ठीक है, आप जितना भी फॉर्मूला डराइव करते हैं वो फॉर्मूला आपका पैरेक्सियल रेज के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, आप ये स्टैंडर्ड 10th में पढ़े होंगे, याद कीजिए कि पैरेलल लाइट रेज जो होता है वो कॉन्केव या कॉन्वेक्स में दोनों, तो वो जाके मिलता है कहां पे, फोकस से, है कि नहीं, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलता है कहां से, फोकस से। इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है, वो r माइनस आर सेक थीटा पे जाके मिलता है। अब वो थीटा डिपेंड करता है कि लाइट कितने एंगल पे फॉल कर रहा है मिरर के ऊपर। बट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमने जो मिरर पढ़ा है जिससे फॉर्मूला हमारा आ जाएगा वो पैरेक्सियल रेज के लिए। वो होता क्या है बेटा, इसको देख लो, पैरेक्सियल रेज। अच्छा, ये हमारे पास मिरर है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हमको लगता है कि आप पहचान जाइएगा बेटा। ये कौन सा, हम बार बार 3D पिक्चर नहीं बनाएंगे, अभी आपको समझना होगा ये कौन सा मिरर है। यस, इट इज द कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर है। आई होप आप हर एक लेक्चर का प्रॉपरली, है ना, नोट्स बनाते होंगे। ये हमारा हो गया पोल, इसको हमने फोकस मान लिया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आगे हम देखेंगे, फोकस वगैरह डिटेल में बात करेंगे। तो वो लाइट रे, वो सारे लाइट रे जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल करीब से होके जा रहे होते हैं, है ना, और लाइट रेज
which pass near to the principal axis are known as the paraxial rays. इनफैक्ट ये पैरेक्सियल रेज ही केवल पैरेक्सियल रेज ही ये फोकस से पास करते हैं। इन्हीं के लिए सारे फॉर्मूला एप्लीकेबल है। हम जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं, आपको याद भी होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा मिरर फॉर्मूला 1/f 1/u प्लस 1/v, तो वो सब इसी के लिए लगेगा ना। r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, ये सब यहाँ पे पैरेक्सियल रेज के लिए ही एप्लीकेबल है। यहाँ पे ये सीधा लाइट रे है बेटा, इसको ध्यान से आप बनाएंगे तो हमारे पास क्या है कि ये पैरेक्सियल रेज, तो पैरेक्सियल रेज हम किसको बोल रहे हैं? पैरेक्सियल रेज तो सबसे पहले वो होगा जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कहाँ भाई? मिरर के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा बहुत स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल, यानी कि दोनों के बीच का सेपरेशन बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इंसिडेंट लाइट रे वेक्टर, दैट वेलोसिटी वेक्टर विल बी द वेरी स्मॉल। ये प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट रे की दूरी बहुत क्या हो? कम हो। आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, नोट्स में आप पॉइंट वाइज लिखिएगा पैरेक्सियल रेज का मतलब, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ बेटा पैरेक्सियल रेज का, जिसके बारे में हम बता रहे थे। अब देख लेते हैं जरा हम लोग, कुछ रूल है, नियम बनाए गए हैं रिफ्लेक्शन के लिए। अच्छा, ये नियम जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। हमने ऑब्जर्व किया स्मॉल मिरर के लिए, ऐसे मिरर के लिए जिनका अपर्चर क्या हो? बहुत छोटा हो। अच्छा, बहुत छोटे वाले अपर्चर के मिरर को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको डायग्राम देखने में मुश्किल होगा, इसीलिए हम लोग बड़ा बनाते हैं। बुक्स वगैरह में जो भी दिया था ना, एग्जाम में आपके दे रहता है, वो सब मिरर फॉर्मूला होता है और वो सब पैरेक्सियल रेज के लिए होता है, बहुत स्मॉल, ठीक है। इफ लाइट फॉल नियर टू द पोल ऑफ द मिरर देन ओनली ऑल द फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल एंड होल्ड गुड। ऑलराइट स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स को देख लेते हैं। तो रूल क्या है भाई? डिफरेंट मिरर के लिए लिख लोगे, हेडिंग दो बेटा, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है जी। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। अच्छा देखो भाई, तो इसका रूल हम देखते हैं। तो पहला रूल, अगर हमारे पास मिरर इस तरह से रखा हो, ये क्या है? पोल, ये क्या है? फोकस, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो याद ही हो जाएगा आपको। अगर लाइट रे पैरेलल आ रहा है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होता है? सबको पता है, ये इसमें कुछ है नहीं, बस हम रिकॉल करवा रहे बेटा ना, ये फोकस से पास होता है। लेकिन याद रखें ये केवल और केवल उसके लिए है जो कि पैरेक्सियल रेज होते हैं, ठीक है। आखिर में ये एक हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, जब टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे जाके हम लोग देखेंगे कि एबरेशन तैयार होता है, वो एबरेशन भी कहीं ना कहीं से हम रिलेट करेंगे, इसीलिए इसको दिमाग में रखेंगे। ये पैरेक्सियल रेज, अच्छा ये रेज जो है बहुत ही ये जो हमारा पोल है मिरर का पोल, ये इसके बहुत करीब फॉल कर रहा होता है, सो दैट कि एंगल बहुत स्मॉल हो। अच्छा बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालिएगा? तो आप सीखते चलिए इसको। एंगल ऑफ इंसिडेंट हम ऐसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि इस मिरर के ऊपर कहीं भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी, मिरर के ऊपर कहीं भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अच्छा मिरर क्या था? ये स्फेयर था, तो स्फेयर का ये सेंटर हो गया, कहीं भी इस सर्कमफेरेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये तो टच करता हुआ गुजरेगा, किसको? सेंटर को। यहां भी आप ड्रॉ कीजिएगा तो भी सेंटर को टच करेगा, हर जगह सेंटर। अच्छा यहाँ पे सेंटर है कौन? इसका सेंटर कौन सा है? सी है। इसका मतलब अगर यहां से नॉर्मल ड्रॉ करे तो वो जाके टच करेगा किसको भाई? सी को टच करेगा। ऑलराइट, अब हम लोग जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन वगैरह देख सकते हैं। तो ये पहला रूल हो गया कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा सोर्स कहां होगा? अगर ये पैरेलल आ रहा है तो सोर्स कहां होगा? तो हम ऐसा मानते हैं कि सोर्स जो होगा वो इनफाइनाइट पे होगा। अगर ये लाइट रे पैरेलल आ रहा है तो सोर्स जो होगा, जो लाइट छोड़ रहा है, वो इन्फिनिटी पे होगा। इसको भी हम लोग दिमाग में रखेंगे। तो ये पहला रूल हो गया कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रहा है तो कुछ इस तरह से पास होगा। अब देखो अगला रूल क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है कॉनकेव मिरर के लिए ही, अभी हम केवल कॉनकेव मिरर पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो सेकंड रूल हमारा हो जाएगा, अगर हमारा मिरर कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है जी।
अगर डायरेक्ट आके लाइट रे फॉल करे पोल पे आके गिरे तो ये कैसे जाएगा, तो ये जाएगा रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह से। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन निकालेंगे, तो देखो इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अच्छा, तो इस पॉइंट का नॉर्मल तो होगा वो सी से पास करेगा, तो ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। ठीक है जी। थर्ड देखो, तीसरा, ये हमारा पोल है। ठीक है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर लाइट रे कुछ इस तरह से गिरे कि डायरेक्ट फोकस से पास करता हुआ मिरर पे पहुंचे, ये इस तरह से फोकस से गुजरता हुआ मिरर तक पहुंचे, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दिखाइए सर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन देखेंगे बेटा ध्यान से, तो हम लोग इसी से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये नॉर्मल हो गया, ये आई हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप हम बहुत छोटा नहीं लिख रहे होंगे और आपको दिख रहा होगा साफ साफ। चलो नेक्स्ट रूल क्यों जरूरी है सर, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम हमारा निकल रहा होगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे थोड़ी देर में। इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन के लिए। चलो अगला देखें, ये हमारा मिरर हो गया। फिर से पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट कुछ इस तरह से फॉल करे कि सी से होता हुआ मिरर तक जाए, सी से होता हुआ मिरर तक जाए इस तरह से, तो क्या होगा, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, तो वो उसी लाइन पे वापस आ जाएगा। ये रूल है। ठीक है, पांचवा रूल देखें, एफ सी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्केव मिरर है हमारे पास, ये हमारा पोल है। अगर लाइट कुछ इस तरह से पास करे कि लाइट को हम यहां से पास करवाएं, ये ना फोकस पे है और ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहां आ गए फोकस और पोल के बीच में, ऐसा सीधा जाके गिरे मिरर पे, क्या दिक्कत है ना, हो सकता है ना ऐसा जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ढूंढते हैं नॉर्मल। तो ये हमारा नॉर्मल है, ये पॉइंट नॉर्मल हो गया। अगर ये हमारा आई है, जो भी एंगल हो, तो रिफ्लेक्टेड रे उतना ही एंगल बनाता हुआ भागेगा मिरर से, ये हो गया आर। तो इस तरह से हम लोग, ये कुछ रूल है जो कि आपको याद रखना चाहिए। दिस इज द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा बेटा, अब हम लोग कॉन्वेक्स का कुछ रूल देख लेते हैं। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको मिटा दें। ओके, यहां पे हमारे पास 5 रूल आ गया। ठीक है, अब इस तरह से बेटा कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है ना जी, कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला रूल कॉन्वेक्स मिरर का ये कहता है, अभी हमको पॉलिश किधर करना होगा, ये वाला, ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया पी, पोल। अगर लाइट पैरेलल आए किसके भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो बेटा। ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, इस नॉर्मल से इक्वल एंगल बनाता हुआ लाइट फोकस से पास करना चाहिए, तो बेसिकली फोकस से ही पास करता है। ये कुछ इस तरह से पास कर जाता है। ऑब्वियस सी बात है, मिरर को छेद के उस साइड तो जाएगा नहीं, तो वर्चुअली हमको इधर दिख रहा है कि फोकस पे आके मिल रहा होता है। ठीक है जी, वर्चुअली कहां पे मिलेगा, फोकस पे। अब ये आई और ये आर, क्लियर है। चलो भाई, सेकेंड रूल देखो, फिर से हमारा कॉन्वेक्स मिरर, पी एफ सी। अगर लाइट डायरेक्ट आके पोल पे गिरे तो सेम एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर लाइट जाके फोकस पे गिरे, ये फोकस पे अगर मान लीजिए गिर रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि फोकस तक पहुंच रहा है। ठीक है, डायग्राम तो आप बना सकते हैं खुद से, थोड़ा सा सही से डायग्राम, ये फोकस थोड़ा सा और आगे हम लोग बना सकते थे। अगर ये फोकस पे गिर रहा होगा तब क्या होगा बच्चों, बना लो। ये होगा
तो पहले आपको डिसाइड करना होगा, क्या डिसाइड करना होगा भाई? तो डिसाइड करना होगा नॉर्मल। नॉर्मल कौन? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये है ना जी। अब देखो तो लाइट ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट बैक होगा, ये लाइट ऐसे क्या, अब ये रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि सेम एंगल बनाएगा इससे, तो ये थोड़ा थोड़ा हमको ऐसे, सॉरी ये बिल्कुल ऐसा, देखिए इसके पैरेलल बना देंगे, ठीक है, इसके पैरेलल। अब ये जो ब्लू लाइन से हम नॉर्मल दिखाए हैं, नॉर्मल तो इसको बीच में ही आएगा ना, ये नॉर्मल, अब यहाँ पे आई और ये आर, आप ड्रॉ कर लीजिएगा। चलो चौथा देखते हैं ना, फोर्थ। अगर लाइट कुछ इस तरह से फॉल करे कि लगे ये जा रहा है डायरेक्ट सी पे, अब क्या होगा बताएं भाई? ये है पी पोल, तो रिफ्लेक्ट बैक कैसे होगा? ये सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये सेम पाथ पे इस तरह से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा, इसका ये 4 और उधर वो 5, ये आपका रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। जिनको ये रूल ऑफ रिफ्लेक्शन याद रहेगा ना, समझ में आ रहा होगा, वो इमेज डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन आसानी से बना सकते हैं। अब ये इतना यहां तक जो हम रूल पढ़ लिए हैं, इस रूल को पढ़ने के बाद अगर एक हम क्वेश्चन देते हैं तो आप ट्राई करेंगे स्टूडेंट इसको बनाने का। ये सिंपल सा देखो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, आप मिरर कह सकते हैं इसको, स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। ये रिफ्लेक्टिंग अंदर से पॉलिश्ड है, ये स्फेरिकल मिरर जो है वो अंदर से पॉलिश्ड है। एक लाइट यहाँ पे फॉल करता है मिरर पे, और कुछ इस तरह से फॉल करता है कि रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। रिफ्लेक्टेड रे becomes parallel to y axis, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है, फाइंड xy, ये आपको कोऑर्डिनेट बताना है। कब? जब इसका रेडियस 2 मीटर है, इस स्फेयर का रेडियस कितना है? 2 मीटर है। अगर बना सकते हैं तो बनाइए। चलो इसको बना सकते हो तो बनाओ स्टूडेंट्स। हाँ तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो भाई। यहां पे जो लाइट गिर रहा है और कहता है कि ये पैरेलल होता है किसके? वाई एक्सिस के। ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर जा रहा होगा, यानी कि इस पॉइंट से अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो ये नॉर्मल अगर ये पैरेलल है तो 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कहीं पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और वो लाइन होगा तो उसको 90 डिग्री में कट करेगा। ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो 45 पे ये इसको कट कर रहा होगा। यहां तक समझ में है? अब देखो अगर ये 45 डिग्री है तो ये तो साफ साफ पता चल गया ना, ये 45 डिग्री है। अब अगर ये 45 डिग्री है तो इसका तो कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं ना, एक्स और वाई निकालना है। तो इसका वैल्यू कितना है? तो इसका वैल्यू है 2। तो इसका एक कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा? इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 2 cos 45, 2 cos 45, x कितना हो गया? तो ये हो गया x 2 cos 45 डायरेक्शन माइनस आई कैप, और y हो जाएगा 2 sin 45, ठीक है, और डायरेक्शन j कैप। यानी कि कोऑर्डिनेट आ गया x और y कितना? 2 cos 45, 2/√2, यानी कि √2 minus √2 and √2। दिस इज द आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, ये कैसे हम लोग यहां तक है। चलो अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन किसके कारण। तो इमेज फॉर्मेशन हम देखते हैं
स्फेरिकल मिरर का। लेकिन उस इमेज फॉर्मेशन से पहले हमको एक रिलेशन पता होना चाहिए, क्या? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? F इज इक्वल टू R/2। इसको हम लोग ट्रिगोमेट्रिकली प्रूव कर लेते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाए सीबीएसई में कि ट्रिगो मेथड से आप प्रूव करो R इज इक्वल टू ट्वाइस F होता है, तो इसको हम लोग ट्रिगो मेथड से प्रूव कर सकते हैं। तो देखो इसको हम लोग प्रूव करते हैं, क्या भाई? तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको हम लोग बनाने जाते हैं। आप ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए बना सकते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो, दोनों के लिए ये आप प्रूव कर सकते हैं। डायग्राम, देखो बेटा, एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा होता है ना, ये लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा होता है, हमको पता है, क्या पता है? ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर, रूल कहता है ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या हमारे पास ये एंगल I और ये एंगल R होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए भाई। ये हमारा क्या है? पोल है मिरर का। इसको हम मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं हम एंगल बीटा, ठीक है। इस पॉइंट को हम M मान लेते हैं जहां पे टच कर रहा है, और इस M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं इस पॉइंट पे N। अब ध्यान से समझो, अगर ये लाइट बहुत ही करीब होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या ये जैसे जैसे नीचे आएगा ये M शिफ्ट होता जाएगा पोल के पास। तो याद रखेंगे ये पैरेक्सियल रेज है, इसका मतलब M इज वेरी नियर टू द P। M जो है, पॉइंट M जो है वो P के बहुत नजदीक है, ठीक है जी, P के बहुत नजदीक है। किसके लिए? पैरेक्सियल रेज के लिए। अच्छा, हमको पता है, क्या पता है हमको? तो हमको ये चीजें पता है कि ये I जो है R के बराबर है, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, ठीक है, एंगल I इक्वल है एंगल R के। और ध्यान से देखो डायग्राम को, तो एंगल I अल्फा के बराबर है, ठीक है। फ्रॉम डायग्राम एंगल I इक्वल्स टू अल्फा, है कि नहीं जी? ये देखो I अल्फा के बराबर है, और उसी में आप ध्यान से देखो तो बीटा जो है, एंड बीटा ये इक्वल है, ये बीटा I अल्फा प्लस R के, R प्लस अल्फा के। लेकिन ये I जो है वो अल्फा के बराबर है और I R के बराबर है। इसका मतलब एंगल बीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? या तो 2R के, किसके बराबर? या तो 2R के, या तो 2I के, या तो 2 अल्फा के। इसको हम R को अल्फा लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि R I है और I ही तो अल्फा है, तो ये 2 अल्फा लिखा जा सकता है, 2 अल्फा। चलो, अब हमको ये भी पता है ऑल द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स ठीक है, स्मॉल एंगल के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे हम देखो इसको रब कर रहे हैं, फॉर स्मॉल एंगल बीटा जो है वो एंगल बीटा tan बीटा के बराबर लिखा जा सकता है, एंड अल्फा कैन बी रिटन एट द tan अल्फा, ठीक है, अल्फा। अब देखो तो यहां से ध्यान से देखो डायग्राम को, तो हम लोग क्या लिख देना, tan बीटा इक्वल्स टू, ये tan बीटा इक्वल्स टू 2 tan अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं, 2 tan अल्फा। इस अल्फा को हम लोग क्या करें ना, अल्फा को हम लोग
रिप्लेस कर रहे हैं, याद रखिएगा 2 अल्फा को नहीं, अल्फा को रिप्लेस कर रहे हैं, बिकॉज दिस 2 इज नॉट वेरी स्मॉल, दिस अल्फा इज वेरी स्मॉल, द 2 टाइम्स अल्फा, दिस अल्फा इज वेरी स्मॉल। तो हम लोग क्या लिखते हैं ना, tan बीटा। अच्छा अब डायग्राम को देखो भाई, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा एक तरह से, और इस अल्फा के लिए ये बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर mn, बीटा के लिए mn डिवाइडेड बाई fn इक्वल्स टू 2, और tan अल्फा क्या है, ये भी इसका भी परपेंडिकुलर सेम mn ओवर इसका बेस हो जाएगा cn। अच्छा सिंस m इज वेरी नियर टू p, m इज वेरी नियर टू p, ये जैसे देखो m जैसे से नीचे आएगा n किधर शिफ्ट होगा, p की तरफ, इसका मतलब n और p स्मॉल अपर्चर के लिए n और p भी बिल्कुल एक जगह है। आप एग्जाम में जब लिख रहे होंगे तो इसको लिख देंगे इस पॉइंट को, ठीक है। इफ m इज वेरी नियर टू द p, n विल बी कंसिडर वेरी नियर टू द p, और उस समय आप fn और fp बराबर हो जाएगा। अच्छा हम जानते हैं fp को हम लोग क्या बोलते हैं, ये फोकल लेंथ होता है, cp को क्या बोलते हैं हम लोग, ये हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। खैर ये तो m से mn कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई fn, तो ये fn क्या हो जाएगा, f जो कि फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 बाई cn इट इज r, ठीक है। तो r इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 टाइम्स f, बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ है नहीं, हम लोग 3-4 लाइन में इसको हम लोग डेराइव कर लिए। कैसे भाई, तो ट्रिगोमेट्रिकली, अगर हमसे ट्रिगोमेट्रिकली कोई पूछता है तो हम इसको ऐसे बता सकते हैं। तो r इक्वल्स टू 2f हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। अच्छा बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन था, याद रखेंगे ये सब जो भी हम स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, आपको एग्जाम में ये बताना होगा, लिखना होगा आपको, ठीक है। दो मार्क्स से ज्यादा में ये नहीं आएगा। खैर तो यहां तो हम लोग ये प्रूव किए, अब सेम मेथड का यूज करके हम लोग जो मिरर फॉर्मूला है 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे। कैसे, तो ट्रिगो मेथड से ही, आप स्टैंडर्ड 10th में भी हो सकता है पढ़े होंगे ज्योमेट्री का यूज करके, लेकिन यहाँ पे हम ट्रिगो मेथड से आपको प्रूव करवाएंगे, इसी तरह से कुछ एंगल्स को सपोज करके, ठीक है जी। अब क्या करना है आपको, तो इस पे 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको याद हो जाए, बहुत मुश्किल चीज ये नहीं है। नेक्स्ट डे आओगे तो ये अगर कैलकुलेशन ये प्रैक्टिस हुआ रहेगा तो आसान होगा। चलो भाई अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये अगला लेक्चर जो है उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन से, मतलब कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया जाए उसके आगे, ठीक है, सेंटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के फोकस के बीच में, बियॉन्ड रख दिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के इनफाइनाइट रख दिया जाए, तो इमेज कैसे बनता है, इसके लिए एक ट्रिक सीखेंगे जिससे कि पूरा का पूरा हमको याद हो जाए कि कहाँ इमेज और कहाँ ऑब्जेक्ट होगा, और उसी पे रिलेटेड आपको मैग्निफिकेशन भी स्टडी करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, विल सी द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।